प्यारे बच्चों, आप सभी इस हेडिंग को देख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और इसके दोनों ये डायग्राम है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सो इसको आप ड्रा कर लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस डेरिवेशन एंड next coming topics. Okay. मेरे बच्चों, हाउ आर यू? 1 मिनट प्लीज, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ वीडियो को। ओके कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? होप दैट यू आर डेफिनेटली फाइन। बहुत बढ़िया हैं, खूब सारी पढ़ाई कर रहे हैं। नाउ in today's class I'm going to explain you electric field intensity due to dipole in equatorial position. Before this I have already explained you about electric field intensity due to dipole in axial position, right? And जितने भी previous topics हैं इससे पहले की क्लास में डाइपोल क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। पढ़ते रहिए बहुत सारा, ठीक है? और ये तो कहने की बात नहीं है, बट बीइंग अ टीचर आई हैव टू बी इनकरेज यू, है ना? मैं आपको बार बार इनकरेज करता रहता हूँ, बार बार इंस्पायर करता रहता हूँ ताकि आप मेहनत करते रहें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। देखिए, ये जो पहला और दूसरा डायग्राम है जो मैंने जूम करके आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए हैं, इनको आप अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है? और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको, इस इमेज को क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा देखिएगा ज़रा इसके बारे में। हमारा आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया है कि चार्ज है, चार्ज बॉडीज हैं ऑफ डिफरेंट शेप, रेगुलर और इरेगुलर, ज्योमेट्रिकल और इरेगुलर से बॉडीज, या कोई भी चार्ज सिस्टम है तो उसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी, दैट इज फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इन योर सिलेबस देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम्स। जैसे आपने लूप को देखा था, लूप की एक्सिस पे और उसके सेंटर पर हम लोगों ने फील्ड निकाली, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने फील्ड निकाली, डाइपोल की वजह से हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड निकाल रहे हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स, है ना, जहाँ पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, ठीक है? तो बेसिक आप चीज़ दिमाग में रखिए, चार्ज हो या चार्ज सिस्टम हो या चार्ज बॉडीज हो, उनके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही है। तो फील्ड के किसी भी पॉइंट पे हम क्या करते हैं? फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चों, मेरे पास ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत अच्छे से आप सब समझ चुके थे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है माय डियर स्टूडेंट्स। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप जानते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, दैट इज इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है प्यारे बच्चों, दिस पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या मतलब होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या मतलब होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है डाइपोल की जो एक्सिस है, चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसे डाइपोल की एक्सिस कहते हैं। सो डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, आप जानते हो कि डाइपोल की जो टोटल एक्सियल डिस्टेंस होती थी डाइपोल की, इसको हम लोग लेते थे 2l। क्या लेते थे? 2l, राइट? ये जो p है वो डाइपोल मोमेंट है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टेड होता है। इसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पूरी डिस्टेंस 12 होती है तो फिर हमारे पास देखिए मिड पॉइंट से ये कितनी हो जाएगी? L, और इसके बाद ये कितनी हो जाएगी? L। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है?
जो पॉइंट होगा वह डाइपोल की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी उस पे होगी, है ना। ये एक्सिस और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो पूरी लाइन है ये इधर भी, ठीक है, वहां कोई पॉइंट होगा तो इस बार यानी कि एक्सिस पे ये जो लाइन है वो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का। समझ में आया ना सभी को। सो अब इसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट पे, और वो जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों उस पॉइंट की, वो मिडिल ऑफ द डाइपोल के सेंटर से। देखिए प्यारे बच्चों, आप इस फिगर और इस फिगर में एक डिफरेंस देख रहे होंगे। यहाँ देखिए इस एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वो ओ है। हमें डाइपोल, जो मैंने डाइपोल मोमेंट शो किया है वो वेक्टर पी मैंने इस डायरेक्शन में किया, तो यहाँ पर वो ओ पे रही है, यहाँ पर टेल है इस वेक्टर का, डजंट मैटर। इस पूरी एक्सिस की लाइन में आप कहीं पर भी वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्क क्या होना चाहिए, उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो निगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज कि सर मुझे वेक्टर यहाँ हेड दिखाना ओ पे, मैं यहाँ पे वी दिखा सकता हूँ, मैं आगे भी पी दिखा सकता हूँ। बेसिक्स को समझना है, रटना नहीं है। साइंस को आप जितना बेहतर समझेंगे वो आपके उतने ही करीब पहुंचेगी। आगे आगे मैं आपको जाता हूं। सो इसके एक्सिस के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पोजीशन आप समझ गए होंगे। डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग जो लाइन होती है, उसमें यहाँ पर एक पॉइंट ए है जहां पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। मैं इस जो डायग्राम है इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये डायग्राम ऑटोमेटिकली बना लेना। फाइनल डायग्राम जो रिजल्ट का है वो ये है ना, कि फाइनल डायरेक्शन रिजल्टेंट फील्ड की क्या होती है। सो ठीक है, जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एक्सेल वाला भी एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, तो कंपैरेटिव स्टडी करने से आप बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ए पे, हियर इज अ पॉइंट। सो एट दिस पॉइंट इंटेंसिटी किसकी वजह से हो सकती है भाई, इंटेंसिटी आपकी इसकी वजह से होगी, माइनस क्यू की वजह से, और इसकी वजह से भी होगी, प्लस क्यू की वजह से होगी कि नहीं, करेक्ट। किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे सबकी वजह से होगी। प्यारे बच्चे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ा था, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, है ना। इफ देयर आर मेनी चार्ज पार्टिकल्स एट अ पर्टिकुलर रीजन, सो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स होता था वह बाकी सब चार्ज पार्टिकल की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता था। सो इसी तरह सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड भी होता है, अभी थोड़ी देर बाद में बता दूंगा, ठीक है। इफ देयर आर मेनी चार्ज पार्टिकल्स एट अ रीजन, तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी भाई, अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं किसी भी जगह पे, Q1, Q2, Q3, Q4, और मैं कह दूं यहाँ पर इंटेंसिटी, तो प्यारे बच्चों इसका भी फील्ड है, इसका भी फील्ड है, इसका भी फील्ड है, इसका भी फील्ड है, तो बेटा यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर ये भी इंटेंसिटी इसके फील्ड की होगी, इसके भी फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ होगी, इसके भी फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ होगी, इसके भी फील्ड की इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल इंटेंसिटी आप निकाल लो, फिर उसका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। यही चीज तो हम जब डाइपोल का डेरिवेशन कर रहे होते हैं, डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी का, तो वही चीज तो हम कर ही रहे हैं। भाई दो चार्ज पार्टिकल और यहाँ पर इंटेंसिटी बताना है, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी, ठीक है। और इंटेंसिटी कैसे निकाल देते पॉइंट चार्ज की वजह से, बता चुका हूँ क्या तरीका होता था, चार्ज को पॉइंट से क्या करना प्यारे बच्चों, ऐड कर देना है। अब जब चार्ज को पॉइंट से आप ऐड कर दोगे तो देखिए क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती थी, चार्ज की ओर, राइट। सो दिस इज E1 वेक्टर, और E1 जो इंटेंसिटी है आप समझ लेंगे किसकी वजह से है, मैंने ली है माइनस Q1 की वजह से। अब जब हम इस प्लस Q की वजह से निकालेंगे प्यारे बच्चों, सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना होगा मुझे, मैं यहाँ से देखिए इसको मैंने ऐड कर दिया, और पॉजिटिव की वजह से जो इंटेंसिटी होती है जिस पॉइंट पर निकालना वहाँ पर वेक्टर का टेल रखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, है ना। पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, चार्ज से दूर की ओर, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग, पॉइंट और चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग, ठीक है।
बेटा ये हमारे पास कितना हो गया, देखिए जरा E2 हो गया, E2 वेक्टर, समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों जब हम इन दोनों का E1 और E2 का अगर हम रिजल्ट निकालें, E1 और E2 का क्या निकालें बच्चों, रिजल्ट निकाल लूँ तो हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है ना, बात सही है। क्यों बच्चों, ये L हो गई और ये R हो गई, है ना, मेरे पास सेंटर O हो गया, ये पॉइंट मेरे पास A हो गया, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम क्या करें अच्छे से, एक पैरेललोग्राम मेथड से, ये वेक्टर्स हैं, पैरेललोग्राम मेथड से क्या कर दूँ, दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ, इधर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इधर आएगी, ई वेक्टर। यहाँ प्यारे बच्चों ये बात मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा E2 किसकी वजह से प्यारे बच्चों, प्लस Q की वजह से। चलिए यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो E1 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू, बेटा ये एयर में रखा हुआ पूरा सिस्टम, सो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज प्यारे बच्चों किसकी वजह से था, Q माइनस Q की वजह से। मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटीज के जितने भी फार्मूले होंगे, चाहे फोर्स का हो चाहे इंटेंसिटी का हो, चार्ज को आपको साइन के साथ नहीं रखना है, चार्ज को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में रखना है। सो Q अपान, बेटा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए आप इस पॉइंट्स को भी कुछ मान लीजिए, है ना, इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे मैं C कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ D कर लेता हूँ, ठीक है ना, हेल्प के लिए, ताकि हमें ये जो चार्ज रखा हो C पे रखा और ये चार्ज रखा हो मेरे D पे, ठीक है। हियर इज, मैं यहाँ भी बना लेता हूँ, ये मेरे पास C पॉइंट है, इट इज C, समझ रहे हैं आप, दिख रहा है ना आपको फिगर में, जब आप बनाओगे, ठीक है, ये जो Q रखा हुआ कहाँ पे रखा हुआ C पे, ये C यहाँ बना लेते हैं, और ये मेरे पास क्या है बेटा D पॉइंट। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, बेटा आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक, अरे बेटा आप ये चार्ज तक जो पॉइंट है ना C से A तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास AC का होल स्क्वायर, है ना, चार्ज से पॉइंट तक की दूरी तो होती थी, कौन सा फार्मूला, पॉइंट चार्ज की वजह से, Q इज माइनस Q पॉइंट चार्ज। सो E1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान AC का होल स्क्वायर। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा क्या हो जाएगा, उस प्लस Q की वजह से तो साइन तो रखना नहीं है, Q अपान बेटा कितना हो जाएगा AD स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। सो आई थिंक आप क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें तो आप क्या कर चुके हो, समझ चुके हो, है ना, फिगर कैसे बनाया गया है और E1 और E2 कैसे निकाले गए हैं। चलिए आगे फिर इस डेरिवेशन को हम करते हैं, इस फिगर को फाइनली बना लीजिएगा, और जब फन फिगर बना लेंगे आप, ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ अपनी नोट्स में, आप क्या करोगे, इस तरह से नोट करोगे, रफ कर दो भाई मैं, ओके। सो देखिए बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाए आपके डेरिवेशन के लिए, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत सारे लोग हैं तो वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पढ़ते रहिए ढंग से, हाँ पूछते रहिए, ओके। चलिए देखते बच्चों, है ना। सो आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑन द फिगर देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए इज द पॉइंट, तो डाइपोल की वजह से मैं यहाँ पी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, हाँ ए ले रहा हूँ, लेना है हमें जैसे ले लें। सो फिर से देखिए, ऑन द फिगर देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनिशिएट कैसे करेंगे डेरिवेशन को। सो ऑन द फिगर देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए इज अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इस बार जो ए है वो कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। सो ए इज अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये लिखना है आपको नोट्स में, फिर से एक बार देख लीजिए। There on the figure there is electric dipole, A is a point on equatorial position at r distance, from center of the dipole, where we have to find electric field intensity, correct। now बड़ा E1 जो है वो माइनस Q की वजह से है, एंड E2 जो है वो प्लस Q की वजह से है, ठीक है।
बोथ ये बोथ है E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर डायरेक्टेड इट इज अ डायरेक्टेड, ये इस तरह से लिख लीजिए, आर सोन इन फिगर। ओके, नाउ फिर से देखेंगे बेटा, E1 क्या निकाला था हम लोगों ने, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट दैट इज एयर और वैक्यूम में लिखा हुआ है रखा हुआ है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू आपको बोलना ही है, बोल दीजिए कि कहाँ पर रखा हुआ डाइपोल इन एयर। ऑन द फिगर देयर इज अ डाइपोल प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम इज अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन where at small r distance from center of the dipole where we have to find electric field intensity, ठीक है। E1 E2 की डायरेक्शन फिगर में दिख रही है। E1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q अपॉन AC स्क्वायर, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था AC, ठीक है। साइन के साथ तो रखने की जरूरत नहीं है, रखते भी नहीं हम लोग। सिमिलरली बेटा E2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज Q अपॉन AD स्क्वायर, ठीक है। बट बच्चों ध्यान से देखो आप, तो AC बराबर AD है ना, देखो जरा ध्यान से, AC बराबर AD क्यों भाई, आप समझ सकते हो AC बराबर AD, ये R है और ये L है। सो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री है। सो बेटा ये हाइपोटेनस हो गया, ये AOC, ठीक है, AOC राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली AOD भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सो हमारे पास AC और AD ये हाइपोटेनस हुआ, दैट इज कितना हुआ, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, करेक्ट है ना बच्चों, समझ रहे हो ना आप। AC और AD बराबर हो गए। अब देखिए जब AC और AD बराबर हो गए तो E1 और E2 को ध्यान से देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और यहाँ भी Q, AC और AD दैट इज E1 और AD भी क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है, हो गया ना। एक बार आपको वैल्यू लिखनी हो तो लिख लीजिए और से आगे सीखे, है ना। चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। E1 इज इक्वल टू बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब स्क्वायर लगा हुआ AC का तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली E2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बेटा दोनों ही बराबर है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, AC और AD। किसी ट्रायंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीन साइड्स इक्वल होती है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैं इस एंगल को कितना मान लूँ प्यारे बच्चों, थीटा मान लूँ, इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है। तो जब मैं इस एंगल को थीटा मान लूँगा, और प्यारे बेटे ये थीटा है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल एक बेसिक चीज़ में आपको, बिल्कुल एक चीज़ में समझाऊंगा आपको, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं रटाने पे विश्वास नहीं करता हूँ बच्चों। ये देखिए, ये हमारे पास A है और ये मेरे पास C है और ये मेरे पास बेटा D है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से डाला गया था, ये मेरे पास क्या है, O है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास चार्जेस हैं। अगर मैंने इस एंगल को प्यारे बच्चों कितना मान लिया, थीटा मान लिया है, तो बच्चों आप ज़रा ध्यान से बताओ, एक वेक्टर ये E2 गया हुआ इधर, एक वेक्टर हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पर है, ये E1 है। बेटे अगर ये थीटा है तो फिर ये क्या है, 90 है। ये थीटा, ये 90 और ये थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, दिस वन। देखो भाई 180 में सब्सट्रैक्ट कर दो तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स उनका सम कितना होता है, 180। तो 180 में मैंने सब्सट्रैक्ट किया क्या, 90 प्लस थीटा, तो मेरे पास आया कितना है, 90 माइनस थीटा आ गया। बेटा ये जो एंगल है वो ये वाला वो आ गया 90 माइनस थीटा। अब अगर बच्चों थोड़ा समझेंगे, और देखिए मैंने आपको हमेशा से सिखाया है, ये जो E होगा वो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। क्यों, मैं बार बार एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स
है ना। ये चीज़ें केवल मैं समझा रहा हूँ, इनको आपको नोट नहीं करना, कैसे आया कैसे नहीं आया। नोट्स में आपको जो मैंने अभी तक बोला और जो ये पूरा लिखा हुआ वो आपको समझना था। ये फिगर बनाना है, फाइनल में फिगर आपको ये भी बना लेना है, ठीक है। बताऊंगा कब इसे बनाना है। ये तो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे चीज़ों को समझनी। ये अगर थीटा है तो फिर यहाँ एंगल क्या आएगा वो हम लोग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे बेटे मैंने आपको बता के रखा हुआ क्या कि अगर दो वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये बार बार मैं आपको बताता हूँ, वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा चुका हूँ। तो ये जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट कहाँ से आता है, बिल्कुल बी से जाता है। बेटा E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, सो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा E वो बिल्कुल मिडवे से जाएगा, यानी जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला भी होगा, ठीक है, ठीक है ना। सो यहाँ मेरे पास कितना हो गया, ये E हो गया, ठीक है। अब बेटा ये बताओ कि हमारे पास ये 90 माइनस कितना हो गया, थीटा हो गया, तो बच्चों ये भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल होंगे, है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डाल रहे हैं, जिसको भी वो क्या करेगा वैसे करेगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, 90 माइनस थीटा ये वाला हो गया, 90 माइनस थीटा ये वाला हो गया बेटा। तो पूरा जो एंगल है वो कितना बन रहा है हमारे पास, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो देखो कितना हो गया बेटा, 180 माइनस 2 थीटा, करेक्ट। ये जो पूरा एंगल हो गया, ये जो पूरा एंगल है ना, ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एंगल वो 180 माइनस 2 थीटा हो गया, 180 माइनस 2 थीटा। बेटा आप जरा बताओ कि ये एक स्ट्रेट लाइन थी ना बेटा, क्योंकि जो वेक्टर ई होता है वो लाइन के अलोंग ही तो होता है, जो फील्ड होता है दो चार्ज और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलावा, ये तो चार्ज की ओर, ये तो चार्ज से बाहर। तो ये पूरा जो है ये लाइन है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके ये पूरा जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 180 का, एक लीनियर एंगल 180 का होगा। तो आप ये बोलो बेटा, अगर 180 में मैं इतना एंगल इस लाइन से इस लाइन तक वाला ये सब्सट्रैक्ट कर दूं, ये और ये कितना है 180 माइनस 2 थीटा, तो पूरा तो 180 है और 180 में मैं इतना सब्सट्रैक्ट कर दूं ये वाली चीज, तो फिर बचेगा क्या, तो 180 में मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं 180 माइनस 2 थीटा, ये 2 थीटा है बेटे। तो देखो 180 से 180 कैंसिल आएगा, कितना आएगा 2 थीटा। तो बेटा ये जो टोटल एंगल आया, यानी कि ये जो टोटल एंगल आया, ये एक मिनट बच्चों और भी बता दूं, ये जो एंगल आया ये टोटल ये कितना आया, 2 थीटा आया। अब जो रिजल्ट जाएगा वो 20 से जाता है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा। सो अगर ये थीटा अगर मैं ले रहा हूं तो प्यारे बच्चों यह भी एंगल थीटा होगा और यह भी एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। सो रटने वाली कोई बात नहीं है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। एक दो बार वीडियो को फिर से बार बार देखिएगा, है ना, रिप्ले करके, सो आपको चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आता है तो आप व्हाट्सएप में करिए, तो फिर मैं क्या करूँगा इसको आपको बताऊँगा। सो ये चीज़ें रही भाई, ठीक है। आपके पास नोट है, इसको मैं रफ करता हूँ। सो ओके, रफ कर दो ना आप, तो आई थिंक थोड़ा सा समय दे लीजिए, है ना, ताकि आपको दिख रहा हो, इसको पॉज कर लीजिएगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें पॉज कर लिया करिए, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है ना, तो आप जब वीडियो देखा करिए तो ये देख लिया करिए कि जैसे मैंने ये लिखा, तो आप देख लो कि इतने सेकंड में वीडियो जब प्ले हो, इतने सेकंड में एक चीज़ आई थी सर में, जब इसको फिर से देखना हो तो उसी सेकंड पर तुरंत एडजस्ट कर लो, है ना। खैर अपने अपनी वजह से थोड़े थोड़े आप कुछ दिनों के बाद खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, इस तरह से ऑनलाइन क्लास ली जाती है, ठीक है। चलो तो बेटे ये हो गया, तो बेटा हमारे पास ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा हो जाएगा। खैर सो आप ये बोलो कि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा बेटा, ई, दो वेक्टर्स का रिजल्ट कितना होगा। मैंने आपको बताया जब दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, रिजल्ट बिल्कुल मिडवे से जाता है, बीचों बीच से जाता है। और रिजल्ट की वैल्यू क्या होती थी बेटा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। रिजल्ट अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो बेटा हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल कहाँ से आता है, मिडवे से जाता है। ये भी अगर ये पूरा थीटा था तो फिर ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो रिजल्ट की वैल्यू जो होती थी आर इज इक्वल टू, दो में से कोई एक, क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो 2a cos थीटा बाई 2। ये बहुत यूजफुल है, बहुत यूज कराता हूँ मैं भाई।
तो यहाँ पर दो वेक्टर कौन से है भाई, E1 और E2, उनका रिजल्ट क्या है E, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2E1 ले या E2 ले, cos θ/2। बेटा थीटा का मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा, इस बार दोनों के बीच एंगल कितना था 2θ, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, है ना। गुड। सो प्यारे बच्चों E इज इक्वल टू देखिएगा जरा 2 और E1 या E2 की वैल्यू तो मैंने नोट ही कर ली है। सो 1/4πε0 Q/L² प्लस R² और cos थीटा है ना। सो cos थीटा की वैल्यू भी डायरेक्टली हम क्या करेंगे रख देंगे, आप इसको cos थीटा को नोट करोगे, है ना। ठीक है, नोट करना पड़ेगा आपको, ऊपर वाला मैं रफ करके नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, या इसी के आगे नोट कर दो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आगे मैं डेरिवेशन किए दे रहा हूँ, ठीक है। बट देखिएगा ध्यान से कहाँ पर डेरिवेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये डेरिवेशन यहाँ जा रहा है। बट प्यारे बच्चों इंट्रायंगल हम ले लें, ट्रायंगल कौन सा AOC में cos थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा AOC cos थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बेटा कितना है L और हाइपोटेनस कितना बेटा ये AC, है ना। सो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, रिमेनिंग साइड बेस, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी L अपॉन AC, और AC की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दिस वन, है ना। सो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा L अपॉन AC या L अपॉन L² प्लस R², बेटा रूट है तो रूट को हम क्या कहते हैं 1/2 कहते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू फाइनली E हमारे पास कितना हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2 × 1/4πε0, है ना बेटे, Q अपॉन, अब देखो जरा बेटा यहाँ L² प्लस R² है ना, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ पावर कितनी है 1, जब कोई पावर नहीं है तो कितना पावर है मेरे पास यहाँ पे 1 का पावर है ना। सो बेटा ये हाफ पावर और आ जाएगी QL, ये वाला L, और हमारे पास कितना आ जाएगा L² प्लस R² की पावर 3/2, बेटा 1 और 1/2। देखो ध्यान से यहाँ पे ये या यहीं पे मैं रख देता, है ना, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक बार रख दो, चलो एक बार पहले रख देते हैं cos थीटा, है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे cos थीटा लिख लो। अब cos थीटा की वैल्यू मैं रख रहा हूँ बेटा इस जगह पे, तो 2 और ये पूरा Q अपॉन दिस, और जब cos थीटा रख रहा हूँ सो Q और L cos थीटा के, और ये हाफ पावर और इसकी नीचे वाली की 1 पावर, तो कितनी जाएगी पावर 3/2। अगेन प्यारे बच्चों, बट हम जानते हैं क्या, P इज इक्वल टू Q × 2L, जानते हैं ना सभी लोग, एंड जो R है वो L जो है हमारे पास, एंड L इज वेरी लेस देन R, सो L² कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सो जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, जब आप नेग्लेक्ट कर दोगे बेटा L² को नेग्लेक्ट कर देंगे, अब देखो जरा Q × 2L, देखिए E को कैसे सेट कर रहे हैं 1/4πε0 Q × 2L, बेटा 2 और L 2L, अब बेटा L² को नेग्लेक्ट कर दोगे तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, L तो खत्म हो गया, और R कितना आएगा R³ आएगा, ठीक है ना बेटे। L² को खत्म कर दो, इस ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 R³ बचेगा, और ये Q × 2L, तो Q × 2L बेटा कितना होता है P, सो फाइनली आ गया E इज इक्वल टू बच्चों 1/4πε0 एंड दैट इज P अपॉन R³। ये बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा क्या आ गया डेरिवेशन आ गया। क्या फर्क है बेटा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, वहाँ 2P अपॉन R³ होता था, और यहाँ पे क्या था एक्चुअल में क्या था 2P था, और यहाँ पे P अपॉन R³। करेक्ट है ना, समझ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। सो दिस इज डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए। चलिए मैं रफ करता हूँ, इसको वेक्टर फॉर्म में लेता हूँ जरा।
अब चलिए बेटे थोड़ी सी चीज़ों को और समझते हैं। बेटा आप ये बताओ, जब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर है, जब आप पैरेललोग्राम ड्रा करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तो इधर ही आएगा ना, E की डायरेक्शन तो इधर ही आ रही है। और ज़रा देखो ध्यान से और एक बात, अगर ये दो लाइन और ये जो E का जो डायरेक्शन है और जो एक्सिस और E की जो डायरेक्शन है, ये थीटा और ये थीटा अल्टरनेट एंगल हुए, इक्वल अल्टरनेट एंगल, इसका मतलब जो वेक्टर E है वो बेस जो हमारे पास एक्सिस है बिल्कुल पैरेलल है दोनों ना, अल्टरनेट एंगल क्योंकि बराबर तो पैरेलल है। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, तो जो हमारे पास डाइपोल है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, यानी कि P नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायरेक्टेड, और रिजल्टेंट फील्ड E है वो P के अपोजिट डायरेक्टेड है। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में इन वेक्टर फॉर्म बेटा जो रिजल्टेंट फील्ड आता है E जो है 1/4 P/r³। अब बेटा जो P वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है, अपोजिट है ना, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। ये देखिए क्योंकि P एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ हम वेक्टर लगाएंगे, लेकिन साथ में क्योंकि P और E की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर फॉर्म को आपको लर्न रखना है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, एक्चुअल पोजीशन में क्या आया था, इज इक्वल टू 1/4 2p/r³। ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, न्यूमेरिकल फॉर्म है। अगर वेक्टर यहाँ लगाता तो यहाँ भी वेक्टर लग जाता था, माइनस नहीं आता था, क्योंकि P और E एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये डिफरेंस है एक्चुअल और इक्वेटोरियल पोजीशन में। प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, P/r³ आता है, और जो P जो रिजल्टेंट फील्ड E होता है वह डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह से फिगर बना दूं, -q, बेटा डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड की डायरेक्शन निकालने जाएंगे तो फील्ड बेटा इस बार किधर आएगा, डायरेक्ट इधर आएगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल इधर है तो फील्ड इधर होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। यह बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस फिगर को आपको कंप्लीट। ठीक है, सो दिस इज योर डेरिवेशन विचार वो जो कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आज मैं आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको फिर मैं बाद में पढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों, चलिए अब इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस और जो भी हमारे पास MCQs होंगे, जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स की क्लास में, और जब सोल्यूशन हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप घर में जब आप बुक्स ओपन करते हो, बुक्स अवेलेबल नहीं है तो नेट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, सो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछ सकते हो। दूसरी बात, आसपास पड़ोस में मैंने बोला था यू हैव टू बी अरेंज बुक्स, राइट। आप नेट से भी NCERTs डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी आज। ठीक है, ऑनलाइन उसका समय चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया का, तो आप बहुत सारी चीज़ें उससे बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अपने आप को बाउंड मत समझिए, यू हैव एवरीथिंग ऑन यू। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, ये मुझे थोड़ा सा पहले पढ़ाना चाहिए था, कोई बात नहीं। सुपरपोजिशन मैंने आपको बताया है, जब भी सुपरपोजिशन का टॉपिक आएगा तो सुपरपोजिशन का मतलब ही होता है कि हमें ऐड करना। इफ द क्वांटिटीज आर वेक्टर्स तो वेक्टर एडिशन होगा, इफ द क्वांटिटीज आर स्केलर तो फिर वहाँ पर स्केलर एडिशन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिखोगे, तो फॉर्मेलिटी की बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले समझाता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मान लेते Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है, रैंडम मैं चार्ज ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, Q4 चार्ज ले रहा हूँ। और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट A पर आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर रीजन में कई सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। 1 बाय 1 क्या करोगे आप, चार्ज की वजह से, ईच चार्ज की वजह से इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे।
क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब आप इस जगह पर आप निकालोगे तो सभी चार्जेस की वजह से जो इंटेंसिटी आई है उसका वेक्टर सम कर दोगे, क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा इस Q1 की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, मैं फार्मूला बता रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए कैसे फिगर बनेगा, और रैंडम मैंने लिया हुआ है। अब जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो कुछ इस तरह का देगा, हो सकता है कि ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे चार्ज रख दें और बोल दे सेंटर पर इंटेंसिटी निकालो। तो बेटा ये तो सुपरपोजिशन का ही क्वेश्चन है ना, कई सारे चार्ज रखे हुए और सेंटर पर आपको एक पॉइंट दे दिया गया, वहां पर इंटेंसिटी निकालनी है। कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे Q1 माइनस Q2 Q3 Q4, बोला सेंटर पे निकालो या यहाँ निकालो या यहाँ निकालो, ठीक है। Q1 और Q2 बोलेगा यहाँ कहीं निकालो या यहाँ कहीं निकालो, कहीं भी पॉइंट दे सकता है। So if there are various charge at a particular region and you have to find intensity at a particular point, then the resultant intensity at this point is a vector sum of the intensities due to individual charges. हर एक चार्ज की वजह से जो आप इंटेंसिटी निकालोगे उसका वेक्टर सम कर देंगे तो वह इंटेंसिटी उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो भाई मैंने कहा था कि ये हमने पॉइंट लिया हुआ है, तो भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालने का बेहतर तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, चार्ज से पॉइंट को क्या करो भाई, ऐड करो। इतना तो सब करना सीख चुके होंगे ना। अगर पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग, उसी लाइन को जोड़ने वाले चार्ज और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन में बाहर की ओर हो जाएगी, E1 हो गई। अब मैं E2 की वजह से निकालूंगा तो भाई E2 को मैं किससे जो ऐड करूंगा बेटा, पॉइंट से ऐड करूंगा। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा इससे भी क्या हो जाएगी, सीधे बाहर की ओर, बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग, राइट, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलाउंग। ये तरीका है, इसे नोट नहीं करना है, इसको समझना है, ठीक है। अब अगर एक Q3 है बेटा तो Q3 क्या माइनस है, तो बेटा पहले तो चार्ज को इससे जोड़ देता हूँ, और माइनस है तो बेटा कितना हो जाएगी, चार्ज की ओर हो जाएगी, दिस इज E3। अब बेटा हमारे पास क्या है, Q4 है, तो Q4 को भी मैं इससे सीधे क्या करूँगा, ऐड करूँगा, और ये भी पॉजिटिव है बेटा तो इससे बिल्कुल दोनों को जोड़ने वाली लाइन में क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, है ना, ये बाहर की ओर E4। तो ये आपको करना, फिर इन सभी जो वेक्टर्स आए इनको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ना। इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको उस तरह का दिया जाएगा ताकि कुछ वहाँ पर आप रिजल्ट फाइंड आउट कर पाओ। ये तो मैंने रैंडम आपको समझाने की कोशिश। तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, थोड़ा सा लिख लीजिए सुपरपोजिशन में, आप थोड़ा समझ गए होंगे, है ना। इफ देयर आर वेरियस चार्जेस, नोट करिए, इफ देयर आर वेरियस चार्जेस एट अ पर्टिकुलर रीजन, then resultant intensity at a particular point is a vector sum of intensities due to individual charges. That is called superposition of electric field intensity. फिर से देख लेंगे, if at a particular region there are various charges, if there are various charges at a particular region, then resultant intensity at a particular point is the vector sum of intensities due to individual charges, ठीक है प्यारे बच्चों। let Q1 Q2 Q3 डॉट 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 are charges, थोड़ा सा सजा लीजिए, so intensity। अब मेरे बच्चे बोलते हैं सर क्या गोचा पोचा लिख रहे हो, भैया बोल रहा हूं ना उसको सुनिए। लेट Q1 Q2 Q3 डॉट 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 आर चार्जेस एट अ रीजन, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्या हो जाएगी बेटा, वेक्टर सम है, सो वेक्टर सम ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो Q1 की वजह से मान लेते हैं कितनी आई थी, E1 वेक्टर आया, प्लस Q2 की वजह से क्या बेटा, E2 वेक्टर आया, Q3 की वजह से क्या बेटा, E3 वेक्टर आया, डॉट डॉट डॉट।
ये सजाने का तरीका हो गया। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसको और बेहतर करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे समझ में आए, करेक्ट प्यारे बच्चों, उसको देख लीजिए और देखने के बाद आप कॉपी में सजा लीजिएगा। प्यारे बच्चों, electric field intensity due to dipole in equatorial position and then after superposition of electric field intensity. Now आज और जो एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, टार्क को जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो सो उस पर क्या लगता है, फोर्स या टॉर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट टाइम व्हाट इज टॉर्क। आई थिंक यू नो वेरी वेल इट, आप बहुत अच्छे से जानते हो। फर्स्ट ईयर में एक पूरा टॉपिक था टॉर्क, TORQUE, प्यारे बच्चों, टॉर्क। एंड दैट इज कॉल्ड, टॉर्क को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास, दोनों ही टॉर्क हैं, एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट MOMENT, moment of force, and other is moment of couple, COPLE, okay। दोनों ही टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, यह टॉर्क, इट इज आल्सो टॉर्क एंड इट इज आल्सो अ टॉर्क। व्हाट इज द टॉर्क? माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो द फोर्स इज अ फैक्टर which is responsible for translatory motion. When body moves from one place to another place, then under which factor this motion occurs? That factor is force. यानी कि फोर्स बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन देता है, एक जगह से दूसरी जगह की मोशन देता है। बट बॉडी को रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन प्रोवाइड कराने का जो फैक्टर है वो टॉर्क है। समझते हैं ना? When force applied on a body gives rotatory effect, turning effect, then this comes as torque, right? That is, turning effect of force is called torque. अगर फोर्स किसी बॉडी में लग रहा है और वह बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन ना करा के रोटेटरी मोशन करा रहा है, सो वहां पर फोर्स एक नए फॉर्म में आ गया और उस नए फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क कहते हैं, राइट। मैं कुछ चीजों को और समझाना चाहता हूं, आप सब अच्छे से समझते हैं, सब समझदार भी हैं, ये रिवीजन है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है और ये जो बॉडी है, थोड़ा समझेंगे, ये एक्सिस है हमारे पास, राइट। थोड़ा सा इस तरह से देख लीजिए, ओके, दिस इज एक्सिस, मेरे बच्चों ये एक्सिस है हमारे पास, ये कुछ इस तरह से मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे बोल देते हैं हम लोग, है ना। यहां पर हमारे पास क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी पे, ये हमारे पास कोई बॉडी है और बॉडी के इस पॉइंट से क्या हो रहा है बच्चों, एक्सिस पास करके जा रही है, एक्सिस। प्यारे बच्चों, एक्सिस और फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन, बेटा लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जिस लाइन के अलाउंग फोर्स काम करता है। तो जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम लोगों ने डी रखी है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, समझ में आया ना? वैसे तो आप टार्क को मैं बता चुका था। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो जो टार्क हो जाता है मेरे बच्चों, टार्क हो जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में अभी लिख रहा हूं तो F इंटू डी, ये न्यूमेरिकल फॉर्म है, ठीक है। एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में जो टार्क होता है वो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, फर्स्ट ईयर में सब चीजें हो चुकी हैं, ठीक है ना।
समझ रहे हैं? यहाँ ये जो आर है वो हमारे पास फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस तक का जिस पॉइंट पे फोर्स काम कर रहा है एक्सिस से वो क्या पोजीशन वेक्टर है आर। आर यहाँ पे जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन इस फॉर्मूले में जो डी है एफ इंटू डी जब हम करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, यहां से इस तरह से देख लो, वेक्टर फॉर्म है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आर एफ साइन थीटा ना। तो बेटा ये थीटा किसके बीच का एंगल है? आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का। तो जब आर वेक्टर और एफ वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हो जाएंगे, आर क्या थी? डिस्टेंस है। इस बार आर की जगह मैंने क्या ले लिया? डी। और जो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, कहां से? लाइन ऑफ जहां एक्सिस से, तो एक्सिस से जो पोजीशन वेक्टर है ये इधर से कुछ इस तरह से मैं दिखा दूं, यहां पे आगे ये एक्सिस है और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर और इधर हमारे पास फोर्स काम कर रहा है एफ। अब इसी वेक्टर को हम आगे डिस्प्लेस कर सकते हैं बेटा, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो बेटा देखो वेक्टर मैंने आपको बोला था ना, जब टेल टू टेल जुड़े हों या हेड टू हेड जुड़े हो तब एंगल निकालते हैं। अब देखो ये वाला वेक्टर मैंने इस वेक्टर को आगे डिस्प्लेस कर लिया, पैरेलल डिस्प्लेस कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट वुड बिकम आर वेक्टर और एफ वेक्टर बीच का एंगल कितना हुआ? 90। सब 90 हो जाएगा तो साइन 90 बेटा, साइन इस बार अगर थीटा 90 हो गया आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का, सो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? आर इंटू एफ आ जाएगा। तो वही फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, राइट, इन स्केलर फॉर्म में। कब? जब मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, इसका मतलब एफ और डी के बीच का एंगल कितना है? 90। तभी साइन 90 क्या हो गया हमारे पास? साइन 90 कितना हो गया? 1। तो मैं फार्मूला क्या यूज कर रहा हूँ? सिर्फ टाउ इज इक्वल टू आर एफ। तो जब आप एफ इंटू डी सिर्फ यूज करते हो तो आपको दिमाग में रखना है कि एफ और डी की जो बीच एंगल है वो 90 डिग्री। सो इस बार जो डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच की? एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच। सो आई टेक दिस प्रॉपर टाइम टू एक्सप्लेन यू। आई थिंक आपको चीजें सब आती हैं, बट मैंने एक स्मॉल टाइम ले लिया कि आप चीजों को समझ लो। ठीक है, तो बेटे जब हमारे पास किसी बॉडी से बॉडी के अंदर से कोई एक्सिस गुजर रही होती है तो बॉडी में सिंगल फोर्स क्या कर सकता है? उस पर टर्निंग इफेक्ट ला सकता है। जैसे अब ये मार्कर है, यहां से मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ ज्यादा तो है नहीं, आई हैव टेकन समथिंग। देखिए ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं समझाऊं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझा पाऊं। ठीक है, देखिए जरा बच्चों, ये एक एक्सिस है रिफिल मेरी, और मैंने यहां से इस तरह से क्या कर लिया, इसको इस तरह से मैंने डाल लिया। और देखो बेटा ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, देखो तो जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ सो आई कैन टर्न इट बिकॉज ऑफ इस बॉडी से। अब देखिए मैंने, समझिएगा जरा ध्यान से, ये एक्सिस, ये बॉडी और ये फोर्स। तो बेटा जरा देखो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो एक्सिस, तो डिस्टेंस बेटा क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब आप देख रहे हो कि जब बॉडी से एक्सिस गुजर रही है तो सिंगल फोर्स बॉडी में टर्निंग इफेक्ट ला सकता है। तो बेटा क्योंकि जो फोर्स है वह बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन ना करके रोटेटरी मोशन कर रहा है, सो फोर्स का यह इफेक्ट क्या हो गया? टर्निंग इफेक्ट हो गया। फोर्स बॉडी को टर्न करा रहा, रोटेट करा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड टॉर्क, राइट। सो इस बार क्योंकि सिंगल फोर्स टॉर्क बना रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ अ फोर्स। एक चीज और खास बात, फिजिक्स में जब कहीं मोमेंट वर्ड आता है इसका मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। सो फोर्स का मोमेंट है, यानी फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा, राइट। ओके, सो सिंगल फोर्स, तो ये हमारे पास। अब अगर कई बार ऐसा होता है प्यारे बेटे कि बॉडी में एक्सिस ना गुजर रही हो, सो अगर किसी बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, ये हमारे पास बॉडी है और दोनों जो फोर्स लग रहे हैं यह एंटी पैरेलल है। अपोजिट का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। बेटा ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहे हैं। जो ये वाला फोर्स है हमारे पास वह इस लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहा है इधर, और जो ये वाला फोर्स है वह इस लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहा है। बेटा ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं लेकिन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है अलग है। एक इस लाइन में काम कर रहा है, एक इस लाइन में काम कर रहा है। अगर दोनों एक ही लाइन में आ जाती, एक इधर था
एक इधर था, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते, नेट फोर्स 0 हो जाता, ठीक है। वो घुमा नहीं पाते, फिर जो रिजल्ट भी आता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होता, घुमा नहीं पाता फिर वो। तो बेटा लाइन ऑफ एक्शन अलग होनी चाहिए। अब यहां पर क्या है, एक बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, और जब दो है तो कपल है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। और ये कब होता है, जब एक्सिस ना गुजर रही हो, सिंपल, ठीक है। अब आप जरा देखो, मैं इस तरह से यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई करूं, और इस तरह से देखिए घूम रहा है, घूम जाएगा, ठीक है। आप घर में करके देखिए, है ना, पेचकस वगैरह को, तो बहुत देर आर वेरियस एग्जांपल्स यू नो वेरी वेल। सो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ भी टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, दो में से कोई एक फोर्स, क्योंकि दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है। कपल में क्या करते हैं, दो में से कोई एक फोर्स लेते हैं, और बीच की डिस्टेंस, किसकी बीच की, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन और इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तब ये फार्मूला। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो फिर आप वेक्टर फॉर्म से ये वाला फार्मूला यूज करो। तो बच्चों आपको समझना है, अगर किसी बॉडी में जिससे होकर एक्सिस नहीं गुजर रही, अगर किसी बॉडी में टू इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट, ये इधर, बट इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तीन चीजें हैं, इक्वल भी हो, अपोजिट भी हो, और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, ठीक है। इफ टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो वह दोनों फोर्स बॉडी को क्या करते हैं, रोटेट करा देते हैं, और उनका जो इफेक्ट है वो टॉर्क कहलाता है। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो फिलहाल मैं अभी टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, और इस टॉपिक का क्या नाम है बेटा, हमारे पास क्या इस बार जो टॉपिक है वो क्या है, थोड़ा सा समझेंगे, क्लियर। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ टॉपिक दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, किस पर बेटा, डाइपोल पे, यूनिफॉर्म डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में तो आप अच्छे से जानते थे, है ना, जब फील्ड हर जगह फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो, यूनिफॉर्म फील्ड कहते थे। आप इस फिगर को अच्छे से क्या करोगे बच्चों, ड्रा कर लोगे, ठीक है। इस फिगर को अच्छे से क्या करोगे, ये देखिए पैरेलल फील्ड लाइंस के द्वारा मैंने यूनिफॉर्म फील्ड दिखाया हुआ है, पैरेलल फील्ड लाइंस के द्वारा मैंने यूनिफॉर्म फील्ड दिखाया हुआ है, और जो फील्ड डायरेक्टेड हो कुछ इस डायरेक्शन में है, फील्ड की डायरेक्शन दिखाई हुई है, और फील्ड से थीटा एंगल पर, याद रखिएगा जब मैं फील्ड से एंगल की बात कर रहा हूं कि फील्ड से थीटा एंगल पर, अभी फील्ड के बाहर ना मान लीजिएगा भाई, है ना, होशियार बच्चों, सर फील्ड के बाहर ही थोड़ा सा, अरे भैया ये लो, है ना, ओके। सो प्यारे बच्चों, जब मैं फील्ड से एंगल में कह रहा हूँ कि डाइपोल है मेरे पास एक डाइपोल है जो फील्ड से कितने एंगल पर है बेटा, फील्ड जो कि फील्ड में रखा, लेकिन कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो एंगल कौन सा है बेटा, ई वेक्टर हो गया, और यह पी वेक्टर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब मैं कहूँ कि डाइपोल, वो बात की बात है, पहले तो इस फिगर को हेडिंग है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को किसी एंगल पर, फील्ड से किसी एंगल पर रखते हैं, तो उस पर क्या करता है, टॉर्क कम करता है। इसको चेक करेंगे पहले, और अगर लगता है तो उसकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है भाई। सो ये है हमारे पास फिगर, और इस फिगर को आप अच्छे से बना लीजिए। पैरेलल लाइन से ये डाइपोल मैंने रख दिया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा दी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव वेक्टर की, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, इसको क्या करोगे आप, जल्दी से फिगर बना लेंगे। आई थिंक फिगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्यारे बच्चों। चलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। हाँ चलो, ये चीज़ें आप सब समझ गए, सब समझदार हैं। थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लेके पीछे की चीज़ों को समझा देता हूँ, ताकि भैया भूले बिसरे लोग हैं आप लोग, पढ़ाई करना नहीं है अभी तो ज़्यादा, है ना, आप लोगों को पढ़ाई करिए, ओके। सो बच्चों थोड़ा सा इसमें लिखेंगे क्या, ऑन द फिगर, ये इस तरह से लिखेंगे आप। ये पहले फिगर बना लिया, फिगर अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, फिगर बना लिया। आप प्यारे बच्चों जरा देखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते हैं जरा टॉर्क लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। सो बच्चों व्हेन अ डाइपोल, यानी कौन सा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, हर समय इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है वो, डाइपोल मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है।
Electric dipole. Electric dipole. So when an electric dipole is placed in a uniform electric field, electric dipole is placed in, लिखिए इसको, when, इस फिगर इधर बनाने के बाद, when electric dipole is placed, when electric dipole is placed in uniform electric field, then a torque is acting on it. इस पर क्या काम करता है? एक टार्क काम करता है. चलिए देखते हैं कैसे काम करता है. प्यारे बच्चों, इस फिगर को अच्छे से देखो. बेटा मैंने आपको बताया हमने डाइपोल को कहाँ रखा? यूनिफॉर्म फील्ड पे. तो बच्चों कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इस पर टॉर्क लगता है कि नहीं लगता है. बेटा ये तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि जब हम चार्ज पार्टिकल्स को फील्ड में रखते हैं तो फोर्स काम करता है. याद रखिएगा, जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स काम करता था. और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता था वह फील्ड की डायरेक्शन में लगता था, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता था वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता था. तो बेटा जब हम डाइपोल को फील्ड में रख रहे हैं तो डाइपोल में तो दो चार्ज आ गए एक साथ, तो दोनों चार्जेस पर अलग अलग क्या लगेगा? फोर्स. अब अगर वो दो फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स, देखते हैं कि टॉर्क बनाते हैं कि नहीं बनाते, है ना? लेट्स चेक. तो बेटा आप बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता था वो किधर लगता था प्यारे बच्चों? वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फील्ड अगर इधर है तो फिर ये इधर काम करेगा. ये देख लीजिए मैंने लगा दिया, एंड दैट इज हमारे पास क्या है बेटा? F1. ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि सेम होगा तो फिलहाल मैं F लिख रहा हूँ, और कैसे सेम होगा मैं बताता हूँ आपको. और बेटा पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा बेटा. ये हमारे पास F. अब आप बताओ दोनों ही फोर्स क्या है? इक्वल और अपोजिट. अब इक्वल कैसे होंगी, है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा वो पुरानी चीज दिमाग में रखे. ये लिख लिया ना आपने, when an electric dipole is placed in uniform electric field, then a torque is acting on it. कैसे? फिगर में दिखाया गया है ना? समझ में आया ना? समझाया भी मैंने आपको. फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर बेटा E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? F बाई क्यू. पूरे पीछे का फार्मूला है. सो F इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? QE. अब आप बताओ बेटा, हमारे पास अगर चार्ज और फील्ड दोनों बराबर हो जाए, बेटा बताओ यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और फील्ड तो हर जगह एक समान है, तो यहाँ पर भी फील्ड E है और चार्ज क्या है? Q. पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़िए, केवल मैग्नीट्यूड देखिए, तो चार्ज कितना है? Q. तो Q और E, तो यहाँ भी फोर्स भी बेटा कितना आएगा? यहाँ भी फोर्स कितना आएगा बेटा मेरे पास? QE आएगा, राइट. और यहाँ भी बेटा फोर्स कितना आएगा मेरे पास? F इज इक्वल टू QE आएगा, क्योंकि बेटा हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो तो डायरेक्शन बताएगा केवल फोर्स की ना, आपको मैग्नीट्यूड रखना होता है चार्ज को. तो आप ये बताओ बेटा कि यहाँ पर भी फोर्स F इज इक्वल टू QE है और यहाँ पर भी फोर्स F इज इक्वल टू QE है, यानी दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्टिंग विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. एक इस लाइन में काम कर रहा है, एक इस लाइन में काम कर रहा है, दोनों एक ही लाइन में तो काम नहीं कर रहे हैं. अरे इसकी लाइन अलग है, यहाँ पर है, और इसकी लाइन यहाँ पर है, लेकिन दोनों अपोजिट है, इक्वल भी है. तो देखिए क्या बना रहे हैं? मोमेंट ऑफ कपल यानी कि टॉर्क. और ये क्या करेंगे? इसको इस तरह से घुमा देंगे, राइट, राइट ना. सो अभी कैसे लिखोगे पूरा फाइनली एक बार देखिए. When electric dipole is placed in uniform electric field, then a torque acting on it. उस पर एक टॉर्क काम करता है. अब अगर आ जाए क्यों टॉर्क काम करता है तो आप बोल दीजिएगा फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन with a different line of action forms couple and hence torque is acting on it. है ना भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे है, कपल का फॉर्मेशन करता है, सो टॉर्क उसमें लगता है. ठीक है, फिलहाल आपको ये नहीं बताना कि कैसे लगता है. अगर बताना तो बता दीजिएगा, वो भी मैंने बोल दिया, वीडियो में नोट कर लीजिएगा. लेकिन इस डेरिवेशन में क्या क्या लिखना है? फिर से देखिए, when an electric dipole is placed in uniform electric field, then a torque is acting on it. और इसके आगे पैराग्राफ चेंज करके, and this torque tends to align the dipole in the direction of field.
ये टार्क क्या करता है, ये टार्क डाइपोल को, टार्क का काम है घुमाना, तो ये टार्क डाइपोल को घुमा के फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहता है। और जब मैं फील्ड की डायरेक्शन की बात कहता हूं ना बेटे, तो ये आपको समझ लेना है कि फील्ड की डायरेक्शन का क्या मतलब है। देखिए इस बार जो डाइपोल रखा हुआ है वो फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। मैं कहता हूं डाइपोल रखा है तो फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। यार नोट डाल के लिख लीजिएगा, है ना। जब मैं कहता हूं कि डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड विद एंगल फील्ड एट एन एंगल थीटा, इट मीन्स एंगल बिटवीन किसके बीच का बेटा, बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर थीटा। तो जब भी डाइपोल फील्ड में रखा जाएगा तो जब एंगल की बात करेंगे तो पी और ई के बीच की बात कर रहे होंगे, पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट और ई वेक्टर के बीच, ठीक है। तो नोट में साइड में लिख लीजिएगा, करेक्ट। सो व्हेन an electric dipole is placed in uniform electric field, when an electric dipole is placed in uniform electric field, then a torque is acting on it, and this torque tends to align this dipole in the direction of field. फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो इसका क्या मतलब है भाई, फील्ड की डायरेक्शन का क्या मतलब है भाई, ये फील्ड की डायरेक्शन है तो डाइपोल कैसे होगा, ऐसे और प्लस ऐसे, यानी कि P और E के बीच का एंगल क्या हो गया, पैरेलल। P और E एक ही डायरेक्शन में, ये तो डाइपोल और फील्ड की डायरेक्शन में हो गया ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसका मतलब ये। और अगर आप ऐसे है और इस तरह से निगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, तो बेटा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब इस बार डाइपोल है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यह भी समझ लीजिएगा, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऑफ फील्ड का मतलब भाई समझ रहे हैं ना, किसके बीच के एंगल, पी और ई के बीच के एंगल सेम होगा। और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड का मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड का मतलब ई और पी के बीच का एंगल 180 होगा, करेक्ट। तो ये नोट्स हैं सब आपको साइड में आपको समझने के लिए, क्लियर। सो फाइनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डेरिवेशन. So when a dipole is placed, when an electric dipole is placed in uniform electric field, then a torque is acting on it, and this torque tends to align the dipole in the direction of field. घुमा के field की direction में लाएगा। देखो जब ऐसे करेगा तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो P ऐसे आ जाएगा और E यानी फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। यह नोट्स में लिखोगे, and this torque tends to align the dipole in the direction of field. ओके, सो ये चीजें थी तो आपको समझाने वाली थी। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, रफ, और ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार, जो जो आपको समझ में आता है कि नोट करना चाहिए, जो जो नहीं नोट करना चाहिए। अब देखेंगे तो बेटे अब हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है। सो हम क्या कर लें, कुछ यहाँ पर इस तरह से कुछ मैं और अरेंजमेंट करता हूँ। अब बच्चों इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये इस जगह को है, इसको मैं मान लेता हूँ क्या बच्चों ओ, और इसको मान लेता हूँ ए, और इसको मान लेता हूँ मैं बी। तो बेटा देखो दोनों लाइन, एक लाइन ये इस लाइन ऑफ एक्शन, इस वाले फोर्स की लाइन और इस वाले फोर्स की लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं बेटा हम डी, करेक्ट ना। देखो इस लाइन में फोर्स काम कर रहा है, इस लाइन में काम कर रहा है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी जाएगी, डी। नाउ टार्क की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या जानते थे, टाउ इज इक्वल टू क्या जानते थे, एफ इंटू डी जानते थे ना। बट बेटा एफ इज इक्वल टू कितना निकाल लिया है, बट ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से एफ इज इक्वल टू कितना निकाल लिया है, क्यू ई। एंड बेटा इन ट्रायंगल देखो जरा, ट्रायंगल कौन सा बेटा, बी ओ ए ओ बी, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ए ओ बी में बेटा साइन थीटा, साइन थीटा बेटा अगर ये थीटा है, देखो इस ये लाइन, ये सब तो पैरेलल लाइन है ना, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, है ना। क्यों बेटे, ये भी तो थीटा ही होगा। अब एक फिगर ये बना लीजिएगा, फाइनल फिगर आप उस तरह से बना लीजिएगा, दो फिगर बना लीजिएगा।
एक इस तरह का बनाइएगा, एक सिंपल बनाइएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितनी होती है, डाइपोल की एक्सिस की डिस्टेंस 12 होती है ना, 12। सो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर डी और डिस्टेंस कितनी 12, तो बेटा डी इज इक्वल टू कितना आ गया 12 साइन थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, वैल्यू को प्लेस कर दें। सो टॉर्क इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, एफ की वैल्यू कितनी है क्यूई, और डी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 12 साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, क्यू इंटू 12 कितना होता है, ई इंटू क्यू इंटू 12 इंटू साइन थीटा। बट बेटा क्या होता है, बट पी इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू 12। सो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये पी हो गया, ई हो गया, तो पीई साइन थीटा। बेटा इसी तरह लर्न करिएगा, ईपी साइन थीटा लर्न ना करिएगा, क्यों, मैग्नीट्यूड फॉर्म में पीई साइन थीटा और ईपी साइन थीटा बराबर है, लेकिन क्योंकि वेक्टर फॉर्म अभी मुझे नोट कराना है। सो वेक्टर फॉर्म जो, क्योंकि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बेटा वेक्टर फॉर्म जो होता है ना, अब देखो ये वेयर थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर पी। अच्छा, अभी चलो इसको और लिखने दो अभी। अब बेटा देखो जरा, ये इसके बाद यहां पे आएंगे इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है बेटा P क्रॉस E। इसको इसी तरह लर्न करिएगा, किधर होता है बेटा P क्रॉस E, इसको इसी तरह लर्न करेंगे, ठीक है। आप इस तरह लर्न नहीं करोगे तो P क्रॉस E, तो क्योंकि E क्रॉस P कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है ना। सो इस तरह लर्न करो P साइन थीटा, जहां पर बेटा थीटा वेयर, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर P एंड वेक्टर E, P और E के बीच का एंगल है, ठीक है। यह नीचे वाला था, यहां तक अभी नोट करो आप। ओके मेरे बच्चों, सो ठीक है, सो दिमाग में क्या रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको लर्न रखना है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और आपसे पूछूंगा कि ये टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, टार्क की डायरेक्शन क्या होगी। होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर मुझे आप बताइएगा। जो होशियार बच्चे हैं इस वीडियो पे कमेंट करेंगे टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, फिर से अब नोट फाइनली क्या करोगे, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, इसको मैं रफ करिए पूरा फिगर, तो आप नोट एक फिगर समझाने में नोट करोगे, है ना। ये फिगर डेरिवेशन के लिए नोट करोगे, एक सिंपल फिगर और एक आप बना के रखोगे, दो फिगर समझोगे क्या किसी तरह से, ठीक है। बीच में जो बनाए तो आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये फिगर आप एक थोड़ा सा सिंपल फिगर भी आप दिमाग में रखोगे कि जब हम डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन से किसी एंगल पर क्या करते हैं बेटा, रखते हैं P पर, और ये हमारे पास क्या है E, और यहाँ पे ले लीजिए थीटा, ठीक है। इस तरह से तो डायपोल पे क्या लगता है बेटा हमारे पास, एक सिंपल फिगर बनाया था हम लोगों ने ये, और इसमें फोर्स दिखाना हो तो दिखा दीजिएगा, E की डायरेक्शन है और इधर हमारे पास क्या काम करता है, फोर्स, F इधर काम करता है और हमारे यहाँ से, ठीक है। वेक्टर लगा दो, चलो समझ आया मेरे बच्चों, एक सिंपल फिगर बना लीजिए, ओके। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी कुछ चीजें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है प्यारे बच्चों कि जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, व्हेन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ओनली, नोट में लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लास्ट में डेरिवेशन के लास्ट में, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ओनली टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट, इस पर केवल और केवल टार्क लगता है, फोर्स जीरो होता है, क्योंकि जो दोनों फोर्स थे वो अपोजिट थे, तो नेट फोर्स तो जीरो, बट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट थी, तो उन्होंने एक नया इफेक्ट टार्क बना लिया। तो याद रखेंगे नोट में, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ओनली टार्क इज एक्टिंग ऑन इट, नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एट दिस टाइम।
सो ओनली डाइपोल परफॉर्म रोटेटरी मोशन। कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा? रोटेटरी मोशन ही परफॉर्म करेगा। नोट नंबर 1 में ये बात लिखोगे। इस बार फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये नोट नंबर 1 की बात हो गई। और फिर नोट नंबर आप 2 में क्या लिखोगे? नोट नंबर 2 में क्या लिखोगे बच्चों? हाँ, या केस जो भी है नोट भी लिख लो बेटा। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जब हम फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं बेटा डाइपोल को, इसका मतलब समझ गए थे ना? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डाइपोल जो फील्ड की डायरेक्शन है और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव दोनों। तो इस बार पी और ई के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है। सो बेटा टार्क इक्वल कितना हो जाएगा? पीई साइन थीटा, दैट इज टाउ बराबर कितना हो गया? पीई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, सो टार्क इज इक्वल टू 0। बेटा इसका मतलब ये आया कि जब डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में रखा होता है, यानी डाइपोल मोमेंट और फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, उस समय डाइपोल पे कोई भी टार्क काम नहीं करता। और जब टार्क काम नहीं करेगा तो घूमना वो बंद कर देगा। जब तक टार्क लगेगा तो घूमेगा, टार्क 0 हो गया तो घूमना बंद। यानी डाइपोल जब आप किसी एंगल पे रखते हो तो घूम के वो किधर आ जाता है? फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज, in the direction when the dipole is placed in the direction of field, placed in the direction of field or opposite भी लिख लो, or opposite to it, or opposite to it, या इसी को ओवरऑल कह दो along field, डाइपोल फील्ड के along रखो। दूसरा फिगर यहां देख लो, फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल प्लस और ये माइनस, ओ एक ही जैसा हो गया, इधर निगेटिव इधर बेटा पॉजिटिव। तो P की डायरेक्शन ये, E की डायरेक्शन इधर, E इधर, P इधर, थीटा कितना हो गया? 180। बेटा जो साइन 180 होता है वो कितना होता है? साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कुछ बोल रहे हैं 0, रफ कर दिया मैंने। साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। तो साइन 180 0 होता है, तो बेटा टार्क इस बार भी कितना आएगा? पीई साइन 180, यानी इस बार भी क्या हो जाएगा? टार्क 0 आएगा। यानी कि नोट में क्या लिखना? व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट टू इट, या उसी को अलोंग फील्ड रखा जाए, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, दोनों ही केस में जब थीटा 0 होता है, जब थीटा 180 होता है, हमने देखा टॉर्क 0 है। यानी जब डाइपोल फील्ड के अलोंग रखा है डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, उस समय उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा होता। यानी फाइनली टॉर्क का काम होता है कि डाइपोल को फील्ड के अलोंग ले आए, या उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट। याद रखिएगा इन कंडीशंस पे। याद क्या फार्मूला पता है भाई आपको? कोई फोर्स काम नहीं करता। चलिए भाई ये तो हो गया, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे? पूरा नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट नोट डालते हैं, ठीक है। पहला नोट क्या था? डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो केवल उस पर टॉर्क काम करता है, नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो गए। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट थी, इन्होंने टार्क बनाया, नेट फोर्स 0 बट टार्क केवल काम करता है। नोट थर्ड है प्यारे बच्चों, क्या कि इफ थीटा इज 90, यानी डाइपोल इज प्लेस्ड नॉर्मल टू फील्ड के नॉर्मल टू FILD, फील्ड के नॉर्मल रखा गया। ये फील्ड है और बेटा ये डाइपोल है हमारा, इस तरह से हमने रख दिया, ठीक है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? P निगेटिव टू पॉजिटिव, और E दैट इज कितना हो गया? 90। थीटा कितना हो गया? 90। सो बेटा टार्क कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90। साइन 90 वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है, साइन 90 1 होती है।
सो टार्क इस बार मैक्सिमम आ रहा है और मैक्सिमम टार्क कितना होता है बेटा पीई। सो मैक्सिमम टार्क कितना होता है पीई, यानी जब डाइपोल फील्ड के नॉर्मल रखा होता है उस समय उस पर सबसे ज्यादा टॉर्क काम करता है। ठीक है, सो ये रहा नोट थर्ड। अब प्यारे बच्चों इसको भी देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब बच्चों एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला नोट, फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको नोट नहीं करा रहा हूं, बोल रहा हूं। डाइपोल को अभी तक हम रख रहे थे यूनिफॉर्म फील्ड में, जब हर जगह फील्ड की वैल्यू बराबर थी। लेकिन अगर डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कहां पर रख दें, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, यानी कहीं पर फील्ड कम और कहीं पर फील्ड ज्यादा, तो इस बार इस पर क्या काम करेगा बेटा, इस बार इसमें डाइपोल, इस डाइपोल में इस बार जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो टार्क तो लगेगा ही लगेगा, साथ में फोर्स क्योंकि इक्वल नहीं हो पाएगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। सो प्यारे बच्चों उसमें नेट फोर्स भी रहेगा कुछ ना कुछ, तो डाइपोल दोनों ही मोशन परफॉर्म करेगा, यानी टॉर्क तो लग रहा है साथ में फोर्स भी लगेगा, यानी ट्रांसलेटरी के, रोटेटरी के साथ साथ वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, दिमाग में रखना होगा। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन ओनली टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट, नॉट फोर्स। टॉर्क केवल लगता, फोर्स नहीं। लेकिन अगर क्या बोला भाई मैंने पॉइंट, यूनिफॉर्म बोला ना, when dipole is placed in uniform field then only torque is acting on it, no force acting on it. If dipole is placed in non-uniform field then both torque and force acting on it, so both rotatory as well as ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म्स बाय द डाइपोल। ये दिमाग में रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म में एक्टिंग बच्चों, जब आप फोर्स को जब केवल चार्ज आप रखते हो, चाहे वो यूनिफॉर्म में चाहे नॉन यूनिफॉर्म में, जब चार्ज रखा जाएगा तो केवल फोर्स काम करेगा। यह टार्क का कॉन्सेप्ट केवल डाइपोल के लिए है। ठीक है, यूनिफॉर्म में केवल टार्क काम करेगा, नॉन यूनिफॉर्म में टार्क के साथ फोर्स भी। अब एक चीज मैं आपको होमवर्क में और देता हूं प्यारे बच्चों, होमवर्क है आपका ये होमवर्क, आप मुझे टाउ मैक्स बराबर पीई के कॉन्सेप्ट से मुझे पी की डिफिनीशन बताइएगा। पी की डिफिनीशन कैसे बता सकते हो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से लिखिएगा, हिंट दे देता हूं। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड, जब डाइपोल फील्ड के नॉर्मल रखा जाएगा देन टार्क क्या हो जाएगा, टार्क मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम टार्क होगा कितना बेटा पीई। सो बेटा पी बराबर कितना हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन ई, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ ई को क्या कर दें 1 न्यूटन पर कूलाम कर दें, फील्ड की इंटेंसिटी है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा टाउ मैक्स, यानी कि डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू द मैक्सिमम टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। कब लगता है मैक्सिमम टार्क, जब डाइपोल 90 डिग्री पे रखा होता फील्ड पे, और फील्ड की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट। भैया मैंने ही बता दिया, होमवर्क क्या है। That is dipole moment is equal to maximum torque acting on a dipole when it is placed normal to the field of 1 न्यूटन पर कूलाम। तो ये तो भैया थी आज की आपकी क्लास, पढ़ते रहिए, शेयर करिए और इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन पे कोई कसर मत छोड़िए। मिलता हूं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।